हेलो स्टूडेंट्स, आज 23 जनवरी 2019 है और आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर लेकर आया हूं। जो लोग पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं, डेली सबसे पहले करंट अफेयर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरह के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। आज के करंट अफेयर का PDF नीचे डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप डेली करंट अफेयर का PDF हमारे टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो देखने के बाद पसंद आएगा तो लाइक और शेयर करके जाना। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली भारत की प्रथम महिला IPS ऑफिसर कौन बनी है? अपर्णा कुमार बनी है। ऑप्शन ए राइट आंसर है इसका। 2002 बैच की उत्तर प्रदेश कैडर की IPS ऑफिसर हैं और वर्तमान में देहरादून में ITBP यानी इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस के उत्तरी सीमावर्ती मुख्यालय में तैनात हैं। ठीक है, अपर्णा कुमार। तो ध्यान में रखिएगा, ये प्रथम महिला नहीं बनी है, ये प्रथम महिला IPS ऑफिसर बनी है जो दक्षिणी ध्रुव पर यानी साउथ पोल पर गई हैं। इसके पहले अगर महिलाओं की बात करें तो 2 महिलाएं भी साउथ पोल पर जा चुकी हैं 2018 में ही। इनका नाम है तानवी बुच और मधा बिलाता मित्रा। तानवी बुच जो है मुंबई की हैं और मधा बिलाता मित्रा जो है कोलकाता की हैं। दक्षिणी ध्रुव जो है यहीं पे 6 महीने का रात और 6 महीने का दिन होता है। एक्चुअली ठंडी के मौसम में वहाँ पे सूरज दिखाई नहीं देता है, 6 महीने तक लगातार नहीं दिखाई देता है, इसलिए कहा जाता है कि 6 महीने का रात हो गया है। और जब भी गर्मी आता है तो 6 महीने तक लगातार वहाँ पे धूप दिखाई देता है, इसकी वजह से 6 महीने का दिन कहा जाता है। दक्षिणी ध्रुव पर, साउथ पोल बोलते हैं इंग्लिश में। चलिए अगला क्वेश्चन है, 22 जनवरी से भारतीय तटरक्षक ने सी विजिल 2019 नामक 2 दिवसीय रक्षा अभ्यास कहाँ शुरू किया है? तो इसकी शुरुआत की गई है कोच्चि में, कोच्चि केरल में है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। इस अभ्यास का जो उद्देश्य है, समुद्री मार्ग के माध्यम से किसी भी हमले के खिलाफ देश को तैयारियों का परीक्षण कराना है। ठीक है, तो भारतीय तटरक्षक ने सी विजिल नामक युद्धाभ्यास शुरू किया है कोच्चि में। कोच्चि केरल में है, इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले केरल का मैप देखिए, ये रहा केरल। 2 राज्यों से सीमा टच करती है, वो है कर्नाटक तथा तमिलनाडु। गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। क्षेत्रफल की दृष्टि से 22वें नंबर पे है और जनसंख्या की दृष्टि से 14वें नंबर पे है। और यहाँ की साक्षरता दर जो है 94% है। भारत में सबसे अधिक लिटरेसी रेट केरल की है। ठीक है, लिंगानुपात है 1084। यहाँ का लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो भी भारत के अन्य राज्यों से सर्वाधिक है। ठीक है, कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। मुख्यमंत्री है पिनाराई विजयन। गवर्नर है P सदाशिवम। लोकसभा सीट की संख्या 20, राज्यसभा सीट की संख्या 9 और विधानसभा सीट की संख्या 140 है। जिलों की संख्या 14 है। मुख्य न्यायाधीश है जो कि एक्टिंग है ऋषिकेश रॉय। लोक नृत्य है कथकली तथा मोहिनी अट्टम। एक भारतनाट्यम है, वो तमिलनाडु का है। ठीक है, नेशनल पार्क है अनामुडी शोला नेशनल पार्क, एराविकुलम नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क तथा पंबादूम नेशनल पार्क। बांध के बारे में बात करें तो मल्ला पेरियार बांध, इदुकी बांध पेरियार नदी पर तथा बंसुरा सागर बांध काबिनी नदी पर है। अगला क्वेश्चन है, कितने वर्ष की आयु वाले भारतीयों को नेपाल तथा भूटान में यात्रा करने के लिए आधार कार्ड को वैध दस्तावेज घोषित किया गया है? कितने वर्ष की आयु वालों को? जिनकी आयु 15 वर्ष से कम हो तथा 65 वर्ष से अधिक हो। ठीक है, तो उनका आधार कार्ड जो है वैध कर दिया गया है नेपाल और भूटान में, यानी इस आधार कार्ड के इस्तेमाल से वो नेपाल और भूटान में जा सकते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेपाल और भूटान ये दोनों ऐसे देश हैं कि भारत का कोई भी नागरिक बिना वीज़ा के भूटान और नेपाल जा सकता है। ठीक है, लेकिन 15 वर्ष से अगर अधिक आयु है और 65 वर्ष से कम आयु है तो आधार कार्ड के अलावा, जैसे इलेक्शन कार्ड हुआ और इसके अलावा लाइसेंस हुआ, तो इस पे वो लोग जा सकते हैं। लेकिन 15 वर्ष से अगर कम आयु है और 65 वर्ष से अधिक आयु है तो इनका आधार कार्ड वैध माना जाएगा और 15 वर्ष से अधिक 65 वर्ष से कम आयु वालों को आधार कार्ड वैध नहीं माना जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग दोनों कंट्री के बारे में बात करेंगे, नेपाल और भूटान। सबसे पहले मैप देखते हैं। नेपाल और भूटान यहीं पे है। नेपाल भारत के कितने राज्यों को टच करता है वो देख लीजिए। सबसे पहले उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। नेपाल जो है भारत के 5 राज्यों को छूता है। बात करें भूटान की तो भूटान जो है भारत के कितने राज्यों को छूता है? एक सिक्किम हो गया, एक पश्चिम बंगाल, एक असम हो गया और एक अरुणाचल प्रदेश। 4 राज्यों को छूता है भूटान। ठीक है,
चलिए डिटेल से जानते हैं दोनों देशों के बारे में। भूटान की कैपिटल है थिम्फू, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं लोटे त्शेरिंग, मुद्रा चलती है नुगुल्ट्रम। नेपाल की बात करें तो कैपिटल है काठमांडू, राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी, प्राइम मिनिस्टर हैं खड़ग प्रसाद ओली, मुद्रा चलती है यहाँ पे रूपी। अगला क्वेश्चन है, सांसद के रूप में विशिष्ट प्रदर्शन के लिए सांसद रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? किसे? उपर्युक्त सभी। ऑप्शन डी राइट आंसर है इसका। भर्तृहरि महताब, अनुराग ठाकुर, एम वीरप्पा मोइली, इन तीनों लोगों को सम्मानित किया गया है। देखिए कुल 12 लोगों को सांसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, सभी का लिस्ट लिखा हूँ नीचे, आप देख सकते हैं। 3 ऑप्शन में हो गए और 9 नीचे लिखा हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग सांसद रत्न पुरस्कार जो इसके बारे में जानेंगे। इसकी शुरुआत कब की गई थी? 2010 में शुरुआत की गई थी एपीजे अब्दुल कलाम की सिफारिश पर, पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की सिफारिश पर। अब हम जानेंगे कौन किस संसदीय क्षेत्र से सांसद हैं। भर्तृहरि महताब जो हैं ओडिशा के कटक संसदीय क्षेत्र से सांसद हैं। अनुराग ठाकुर जो हैं हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से सांसद हैं। एम वीरप्पा मोइली जो हैं ये कर्नाटक के चिकबल्लापुर संसदीय क्षेत्र से सांसद हैं। ठीक है, चलिए अब ऑप्शन तो हो गया, अब नीचे देख लेते हैं। अन्य सांसद में एन के प्रेमाचंद्रन, इन्हें भी संसद रत्न दिया गया है। ये केरल के कोल्लम संसदीय क्षेत्र से सांसद हैं। सुप्रियो सुले जो कि महाराष्ट्र के बारामती संसदीय क्षेत्र से सांसद हैं। निशिकांत दुबे गोड्डा झारखंड संसदीय क्षेत्र से सांसद हैं। श्रीरंग अप्पा बरने ये मावल महाराष्ट्र के संसदीय क्षेत्र से सांसद हैं। धनंजय भीमराव महादिक ये कोल्हापुर जो कि महाराष्ट्र में है तो यहाँ से सांसद हैं। हिना विजय कुमार गावित ये नंदुरबार ये भी महाराष्ट्र में है, यहाँ से सांसद हैं। शंकर राव सातव हिंगोली जो कि महाराष्ट्र में है, यहाँ से ये सांसद हैं। रजनी पाटिल ये सेवानिवृत्त सांसद हैं, ये भी महाराष्ट्र की हैं। ठीक है, आनंद भास्कर रुपोलू ये भी सेवानिवृत्त सांसद हैं। तो इन सभी को सांसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सबका नाम ध्यान में रखिएगा, किसी का भी नाम उठा के पूछ देगा एग्जाम्स में। चलिए अगला क्वेश्चन है, 21 जनवरी को जारी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार 2019 में भारत की जीडीपी दर कितनी रहेगी? तो आईएमएफ जो है अनुमान लगाया है कि 2019 में भारत की जीडीपी दर रहेगी 7.5%। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 2020 के लिए भी अनुमान लगाया है कि भारत की जीडीपी दर कितनी रहेगी। तो 2020 में इसके अनुसार 7.7% भारत की जीडीपी दर रहेगी, यानी विकास दर, और 2019 के लिए 7.5% अनुमान लगाया है। हाल ही में फिच ग्रुप फर्म इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने अपने रिपोर्ट में भी बताया था कि भारत की जीडीपी दर 2019-20 में 7.5% रहेगी। तो जो भी संस्थाएं इस तरह का अनुमान लगाती है तो आप ध्यान में रखिएगा। चलिए अब हम अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में जानते हैं। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, इंग्लिश में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बोलते हैं। स्थापना की गई थी 27 दिसंबर 1945 को। मुख्यालय वाशिंगटन डीसी जो कि अमेरिका की राजधानी है। सदस्य देशों की संख्या 189 है और महानिदेशक हैं यानी डायरेक्टर जनरल हैं क्रिस्टियन लेगार्डे। अगला क्वेश्चन है, एडलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर की वैश्विक भरोसा सूचकांक में शीर्ष पर कौन सा देश है? तो पहले स्थान पे चीन है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। वैश्विक भरोसा सूचकांक 2018 के लिए यह सूचकांक जारी किया है। ठीक है, वैश्विक भरोसा सूचकांक को इंग्लिश में बोलेंगे ग्लोबल ट्रस्ट इंडेक्स। इसमें प्रथम स्थान पे चीन है, दूसरे स्थान पे इंडोनेशिया है और तीसरे नंबर पे भारत है। अगर बात करें ओवरऑल कैटेगरी में, मतलब 4 क्षेत्रों के आधार पे ये सूची जारी किया गया है। तो चारों क्षेत्र का ओवरऑल कैटेगरी में पहले स्थान पे चीन, दूसरे पे इंडोनेशिया और तीसरे पे भारत है। और ये 4 क्षेत्र कौन है जिनके आधार पे ये जारी किया गया है? सरकार का काम, कारोबार, स्वयं सेवी संगठन तथा मीडिया के आधार पर यह रिपोर्ट जारी किया गया है। इसी सूची में अगर बात करें सिर्फ सार्वजनिक श्रेणी में, तो सिर्फ सार्वजनिक श्रेणी में भारत दूसरे स्थान पर है। ठीक है, इस पे कंफ्यूज नहीं होना है। और सार्वजनिक श्रेणी में चीन पहले स्थान पर है, लेकिन ओवरऑल कैटेगरी में भारत तीसरे स्थान पर है। चीन आंसर है, चीन के बारे में जानेंगे। चलिए सबसे पहले मैप देखते हैं। चीन जो है विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या आबादी वाला देश है।
ठीक है, यानी जनसंख्या की दृष्टि से पहले नंबर पे चीन आता है और दूसरे नंबर पे भारत। और क्षेत्रफल की दृष्टि से चीन जो है चौथे नंबर पे आता है और भारत 7वें नंबर पे आता है। चीन की राजधानी है बीजिंग। राष्ट्रपति हैं यहाँ के शी जिनपिंग। मुद्रा चलती है युआन रेनमिनबी। अगला क्वेश्चन है 20 जनवरी को टाटा मुंबई मैराथन में पुरुष वर्ग में फुल मैराथन का खिताब किसने जीता? तो ये जीते हैं कॉसमास लेगाट ने। ऑप्शन सी राइट आंसर। कॉसमास लेगाट जो हैं केन्या के रहने वाले हैं और इन्होंने फुल मैराथन जो है 2 घंटे 9 मिनट और 15 सेकंड में पूरा किया है। फुल मैराथन की दूरी कितनी होती है? 42.195 किलोमीटर फुल मैराथन की इतनी दूरी होती है। तो इतनी दूरी को इन्होंने 2 घंटे 9 मिनट 15 सेकंड में कंप्लीट किया है। बात करें महिला वर्ग में कौन विजेता बना है? वर्कनेश अलेमू, ठीक है, ये विजेता बनी है। ये इथोपिया की रहने वाली है। केन्या और इथोपिया ये दोनों जो है अफ्रीकी कंट्री हैं। इन्होंने 2 घंटे 25 मिनट 45 सेकंड में यह खिताब जीता है। चलिए अगला क्वेश्चन है विश्व आर्थिक मंच की 49वीं वार्षिक बैठक का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? इसका आयोजन शुरू हुआ है दावोस में। ऑप्शन डी राइट आंसर। दावोस कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में है। इस बैठक का विषय क्या रखा गया है यानी थीम है वैश्वीकरण 4.0 चौथी औद्योगिक क्रांति के युग में वैश्विक वास्तुकला को आकार देना। ठीक है, तो हिंदी में ये विषय हुआ। इंग्लिश में भी आप जान सकते हैं ग्लोबलाइजेशन 4.0 टू शेप ग्लोबल आर्किटेक्चर इन द एरा ऑफ द 4th इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। ठीक है, अब हम यहाँ पे दावोस स्विट्जरलैंड में है, स्विट्जरलैंड के बारे में जानेंगे और विश्व आर्थिक मंच के बारे में जानेंगे। ठीक है, दोनों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले WEF के बारे में जानते हैं। इंग्लिश में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बोलते हैं। इसकी स्थापना की गई थी 1971 में। हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और प्रेजेंट टाइम में कार्यकारी अध्यक्ष यानी एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है क्लॉस श्वाब। अब चलिए स्विट्जरलैंड का सबसे पहले मैप देख लेते हैं। स्विट्जरलैंड जो है एक यूरोपियन कंट्री है। आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रांस के पास में स्थित है स्विट्जरलैंड। इसकी कैपिटल है बर्न। राष्ट्रपति है यहाँ के यूली मोरर। मुद्रा चलती है स्विस फ्रैंक। अगला क्वेश्चन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पूर्ण बीटेक कोर्स शुरू करने वाला भारत का प्रथम IIT संस्थान कौन बना है? IIT हैदराबाद। ऑप्शन ए राइट आंसर है। जैसे कि अलग अलग फील्ड में बीटेक कराया जाता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक या सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक, उसी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बीटेक शुरू करने वाला IIT हैदराबाद भारत का पहला संस्थान बना है और विश्व का तीसरा संस्थान बना है ये। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। IIT हैदराबाद जो है इसकी स्थापना 2008 में ही की गई थी और प्रेजेंट टाइम में इसके चेयरमैन हैं BVR मोहन रेड्डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है रेटिंग एजेंसी क्रिसिल की एक रिपोर्ट के अनुसार 2017-18 में किस राज्य का सकल घरेलू उत्पाद सर्वाधिक रहा है? बिहार का GDP दर जो है सर्वाधिक रहा है अन्य राज्यों की तुलना में। ऑप्शन ए राइट आंसर है और इस लिस्ट में दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश है और तीसरे नंबर पे गुजरात है और सबसे निचली श्रेणी में पंजाब और केरल है। ठीक है, 2017-18 में बिहार की जो GDP दर रही 11.3% रही थी और आंध्र प्रदेश की GDP दर 11.2% रही थी। अगर बात करें राष्ट्रीय GDP दर कितना रहा था 2017-18 वित्त वर्ष में, तो भारत का GDP दर रहा था 6.7%। ठीक है, और भारत में कुल ऐसे 12 राज्य हैं जो कि राष्ट्रीय GDP दर से उन राज्यों का GDP दर सबसे अधिक रहा है। यहाँ पे इंग्लिश में GSDP जो आप देख रहे हैं इसको बोलेंगे ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, बिहार आंसर है। बिहार के बारे में जानेंगे। सबसे पहले मैप देखिए, ये रहा बिहार। 3 राज्यों से सीमा टच करती है, पश्चिम बंगाल, झारखंड तथा उत्तर प्रदेश। गठन हुआ था 22 मार्च 1912 को, लेकिन राज्य का दर्जा दिया गया 26 जनवरी 1950 को। क्षेत्रफल की दृष्टि से 13वें नंबर पे है और जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा राज्य है भारत का। साक्षरता दर है 61.80%। भारत में सबसे कम साक्षरता दर बिहार की है। लिंग अनुपात है 918
कैपिटल पटना, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, गवर्नर लालजी टंडन, लोकसभा सीट की संख्या 40, राज्यसभा सीट की संख्या 16, विधानसभा सीट की संख्या 243, विधान परिषद भी है जिसकी सीट की संख्या 75 है। जिलों की संख्या 38 है। मुख्य न्यायाधीश है पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं अमरेश्वर प्रताप शाही। लोक नृत्य है जाट जाटिन झिझिया तथा पवरिया। नेशनल पार्क है वाल्मीकि नेशनल पार्क, भीम बांध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कंवर झील वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तथा पंत जिसे राजगिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम से भी जाना जाता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कर देना। अब चलिए कल के क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन था, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने चंद्रमा पर कपास का बीज अंकुरित करने में सफलता हासिल की है, यानी कपास वहाँ पे उगाया है? चीन के वैज्ञानिकों ने। ऑप्शन बी राइट आंसर था, सभी लोगों ने आंसर सही दिया था। दूसरा क्वेश्चन था, किस राज्य में दलहन का उत्पादन सबसे अधिक होता है? सभी लोगों ने आंसर इसका सही दिया था, मध्य प्रदेश में। अब चलिए आज का क्वेश्चन करता हूँ। पहला है, 19 जनवरी को अतीन बंदोपाध्याय का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वे क्या थे? दूसरा क्वेश्चन है, किस राज्य में गन्ने का उत्पादन सर्वाधिक होता है? दोनों का आंसर कमेंट कर दीजिए, कल के वीडियो में इसका आंसर बता दूंगा। जो लोग नए हैं, डेली वीकली और मंथली करंट अफेयर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप डेली PDF हमारे टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर सकते हैं।